नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक ज्योग्राफी की सीरीज है जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को बिल्कुल टू द पॉइंट, सिंपल और सरल भाषा में यहाँ पर कवर कर रहे हैं। आज हमारी ज्योग्राफी की 23वीं क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियां थी, अलग अलग प्रकार के वन थे, उनके बारे में डिटेल में बात करी थी। अगर आपने उस क्लास को और उससे पहले की हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम भारत में कृषि के बारे में बात करेंगे, विभिन्न प्रकार की जो कृषि की फसलें हैं उनके बारे में बात करेंगे। भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, ये सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है, उन फसलों को लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उन सबको हम आज के वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा भारत के जो प्रमुख मसाले हैं उनको भी देखेंगे, उनके फैक्टों को देखेंगे। साथ में जो कृषि से संबंधित संगठन या संस्थान हैं, कहां कहां पर कौन सा संस्थान है, उसको भी आज ही के वीडियो में यहां पे कवर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। कृषि को लेकर के, प्रमुख फसलों को लेकर के, खाद्यान्नों को लेकर के लगातार आपके क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आज के वीडियो से आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत में कृषि को लेकर के। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की लगभग 55% जनसंख्या कृषि व इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़ी है। तो कई बार ये नंबर डायरेक्ट पूछा जाता है, कितने प्रतिशत आबादी कृषि से जुड़ी हुई है, तो लगभग 55% आपने इस नंबर को ध्यान रखना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब क्योंकि आबादी का इतना बड़ा हिस्सा कृषि के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए भारत को क्या माना जाता है, भारत को एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। प्रमुख फसलों की हम बात करें उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कृषि जोत और उसके आकार से संबंधित। कई बार यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि मध्यम जोत का आकार कितना होता है, सीमांत जोत का कितना होता है, बड़ी जोत का कितना होता है, तो उसको भी यहीं पर कवर कर लेते हैं। कृषि जोत और उसके आकार। देखिए, भूमि के एक विशिष्ट आकार या स्थान को भूजोत या कृषि जोत कहा जाता है। यानी कितनी आपके पास भूमि है वही आपकी क्या कहलाएगी, भूजोत या कृषि जोत, जिस पर आप खेती कर सकते हैं। जो कृषि जोत होती है यह मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, यानी 5 कैटेगरी में इनको बांटा गया है। और यहीं से क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछा गया था कि बताइए सीमांत जोत का आकार कितना होता है। ठीक है, तो जो 5 प्रकार हैं कृषि जोत के, उसी में से एक इसका पार्ट है सीमांत जोत। पहले इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बाकी के 4 प्रकारों के बारे में। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाली जोत को सीमांत जोत कहा जाता है। भारत में सीमांत किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी ऐसी कृषि भूमि जो 1 हेक्टेयर से भी कम है उसे सीमांत जोत या सीमांत कृषि जोत कहा जाता है। और जो किसान उस भूमि पर खेती करते हैं उनको सीमांत किसान कहा जाता है। अगर आप उत्तराखंड के भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा सीमांत जोत का आकार। तो सीमांत जोत का आकार कितना होता है, 1 हेक्टेयर से कम की भूमि इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, दूसरा इसका प्रकार है छोटी जोत, जिसको लघु जोत भी कहते हैं। छोटी जोत के अंतर्गत 1 से 2 हेक्टेयर की भूमि यहां पर आती है। फिर आता है तीसरा अर्ध मध्यम जोत, इसके अंतर्गत 2 से 4 हेक्टेयर की भूमि यहां पर आती है। ठीक है, फिर आता है आपका मध्यम जोत जिसमें 4 से 10 हेक्टेयर की भूमि, और फिर आती है बड़ी जोत जिसमें 10 से अधिक हेक्टेयर की भूमि यहां पर शामिल होती है। तो ये 5 कैटेगरी जो आपको याद करनी है। सीमांत जोत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 हेक्टेयर से कम। उसके बाद छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, फिर आपका अर्ध मध्यम जोत 2 से 4, फिर आपका मध्यम 4 से 10, और फिर आपकी बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से ज्यादा वाली भूमि। तो एक छोटा सा टॉपिक था कृषि जोतों को लेकर, क्वेश्चन यहां से पेपर में बन चुका है। अब हम बात करेंगे भारत की कृषि के बारे में। चलिए, कृषि जोत के आकार को हमने देख लिया, अब कृषि की बात करते हैं। भारत में कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित होती है, इसीलिए इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। तो भारत में कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली मानसून के ऊपर ही डिपेंड होती है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को 3 वर्गों में बांटा जाता है। 3 वर्ग हैं, खरीफ, रबी और जायद। तो ऋतुओं के आधार पर भारत की कृषि को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में। एक वर्ग जिसमें खरीफ की फसल होती है, दूसरा रबी की फसल और तीसरा जायद फसलें।
कौन सी फसल किसके अंतर्गत आती है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी फसल कब बुआई जाती है, कब उसकी कटाई होती है, वो सारे क्वेश्चन। सबसे पहले खरीफ की फसल की यहां पर बात करते हैं। खरीफ की फसल की बुआई जून से जुलाई के मध्य में की जाती है और इसकी जो कटाई होती है वो सितंबर से अक्टूबर के महीने में की जाती है। जो खरीफ की फसल है मुख्य रूप से मानसून काल की फसल इसे माना जाता है, यानी जून जुलाई में मानसून आगमन के साथ इन फसलों को बोया जाता है। तो ग्रीष्म काल की या मानसून की फसल मानी जाती है खरीफ फसलों को। ठीक है, जून जुलाई में इनको बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में खरीफ की फसल की कटाई हो जाती है। अब जब इनको जून जुलाई के माह में बोया जा रहा है तो कौन सा वाला मानसून इनके लिए उपयुक्त होगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, प्रमुख फसलें कौन कौन सी आती हैं खरीफ के अंतर्गत, तो इसमें धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, तंबाकू, ये सारी, और खासकर आपका कपास, ये सब किसकी फसलें मानी जाती हैं, खरीफ की फसल मानी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है वो है रबी की फसलें। रबी की फसलें शीतकालीन फसलें होती हैं, यानी इनको शीतकाल की माह में बोया जाता है। इनकी बुआई अक्टूबर से नवंबर में होती है और इनकी कटाई अप्रैल से मई के महीने में हो जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आता है खरीफ की फसलों को कब बोया जाता है, रबी की फसलों को कब बोया जाता है। तो खरीफ की फसलों को जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में कटाई कर लेते हैं। रबी की फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में इनकी कटाई कर दी जाती है। ये आपकी शीतकालीन फसलें हैं। इनके उत्पादन में शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है। अब क्योंकि शीतकालीन फसलें हैं ये, तो शीतकाल में जो वर्षा होगी, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश होती है उत्तर भारत में, वो इसके लिए यहाँ पे सहायक होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो इसमें आपकी गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, ये सब रबी की फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद है अगली जायद फसल। जायद फसल को रबी और खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है, यानी रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच में जो छोटा सा टाइम पीरियड आता है, उस दौरान जो फसलें उगाई जाती हैं उनको जायद फसलें कहा जाता है। इनकी बुआई मार्च के महीने में कर ली जाती है और जून में इनकी कटाई कर ली जाती है। तो बुआई होती है मार्च में, कटाई हो जाती है जून में। यह मुख्यतः ग्रीष्म काल की फसलें होती हैं। तो मानसून काल की फसलें कौन सी हैं, खरीफ की फसल। शीतकालीन कौन है, रबी की फसल। और ग्रीष्मकालीन कौन मानी जाती हैं, जायद फसलें। इसके अंतर्गत आपके ज्यादातर खीरा, तरबूज, खरबूज, करेला, इस प्रकार की फसलें यहां पर इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जायद की फसलों के अंतर्गत। तो ये आपके 3 प्रमुख कृषि वर्ग जिसमें भारत की कृषि को बांटा गया है ऋतुओं के अनुसार। कौन सी फसल कब बोई जाती है, जैसे मैंने कहा पेपर में यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब हम भारत की प्रमुख फसलों के बारे में बात करेंगे एक एक करके, और उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं उनको साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चावल की। चावल प्रमुखतः खरीफ या उष्णकटिबंधीय फसल के अंतर्गत आती है। चावल क्या है, चावल एक खरीफ की फसल है और उष्णकटिबंधीय फसल के अंतर्गत आती है, यानी मानसून इसके लिए जरूरी होता है। मानसून जहां पर ज्यादा अच्छा होगा, जहां पर बारिश ज्यादा होती है, वहां पर चावल की खेती आपको ज्यादा देखने को मिलती है। यह ग्रैमीनी कुल का पौधा है। जो आपका गेहूं होता है, चावल होता है, दोनों के दोनों ग्रैमीनी कुल के पौधे होते हैं। चावल का वनस्पतिक नाम ओरिजा सटाइवा है। ज्यादातर आपको वनस्पतिक नाम पूछे नहीं जाते, लेकिन जो भारत की 2 प्रमुख फसलें हैं गेहूं और चावल, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो चावल का जो वनस्पतिक नाम है ओरिजा सटाइवा इसका नाम है। अब देखिए, चावल जो है एक खरीफ की फसल है। मानसून के समय में ही इसको उगाया जाता है, जैसा हमने देखा जून जुलाई में इसको बोया जाएगा। लेकिन तमिलनाडु और बंगाल 2 ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहां की जलवायु इनके लिए अनुकूल मानी जाती है। किसके लिए, चावल के लिए। और इसीलिए आप देखते भी हैं कि चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कहां होता है, बंगाल में होता है। तो तमिलनाडु और बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण ये तीनों फसल ऋतुओं में उगाई जाती है। यानी इन 2 क्षेत्रों में, तमिलनाडु में और बंगाल में, जो आपकी खरीफ की फसल है चावल, जो जून जुलाई में बोई जानी थी, वो वहां की जलवायु वहां इसके लिए अनुकूल है, तो इसे तीनों फसल ऋतुओं में उगाया जाता है। यानी रबी की फसलों के साथ भी, खरीफ के साथ भी और जायद फसलों के साथ भी। इन दोनों क्षेत्रों में इनकी 3 किस्में उगाई जाती हैं, 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। चावल के बारे में अगर हम बात करें, एक है आपका ओस,
एक है अमन और एक है बोरो। ये क्वेश्चन हाल ही में एसएससी ने पेपर में पूछा था कि ओस, अमन, बोरो क्या है। तो ये तीनों के तीनों पश्चिम बंगाल में होने वाली चावल की किस्में हैं, चावल की प्रमुख फसलें हैं जो शरतकालीन होती है, शरत काल में उगाई जाती है बंगाल में, उसे ओस कहते हैं। जो शीतकाल में होती है उसे अमन कहते हैं और जो ग्रीष्म काल में होती है उसे बोरो कहते हैं। तो ओस, अमन, बोरो तीनों के तीनों क्या हैं? चावल की फसलें हैं, क्योंकि बंगाल में, तमिलनाडु में पूरे साल भर इसको उगाया जाता है। तो इसकी तीन अलग अलग फसलें हैं जिनके नाम हमने यहां पर देखे। ठीक है, इन तीनों को ध्यान रखना, हाल ही में पेपर में क्वेश्चन बना था। देश में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। तो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन भी बंगाल में होता है, लेकिन चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब में सबसे ज्यादा होता है। तो देखिए, पंजाब में जो 1 हेक्टेयर के अंदर सबसे ज्यादा होता है चावल, वो पंजाब में होता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल में बात करें तो सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत के पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, चावल की खेती के लिए औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक की यहां पर आवश्यकता होती है। ज्यादा तापमान वर्षा नहीं पूछी जाती, लेकिन वैसे ही जो आपकी प्रमुख फसलें हैं उनका आपको पता होना चाहिए। भारत में कुल कृषि योग्य क्षेत्रों में सबसे अधिक क्षेत्र में चावल की कृषि की जाती है। यानी भारत में जितनी कृषि योग्य भूमि है उनमें सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है? चावल की खेती होती है। और चावल भारत का प्रमुख खाद्यान्न है, इस चीज को ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा, भारत का नंबर 1 खाद्यान्न कौन है? चावल। दूसरे पे आता है गेहूं और तीसरे पे आता है आपका ज्वार। इन तीनों को आपने याद करना है, जो टॉप 3 है। ठीक है, चावल की कुछ प्रमुख किस्में हैं, चावल की किस्मों को लेकर भी क्वेश्चन आ जाता है। जमुना, करुणा, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा, सुगंध 5, माही, सुगंधा, बाला, रत्ना। ये सब क्या हैं? ये सब की सब आपकी चावल की प्रमुख किस्में हैं। कई बार पेपर में आ जाता है, बताइए पद्मा और जया क्या हैं? तो चावल की किस्में हैं। ठीक है, ऊपर हमने अलग अलग फसलों के नाम भी देखे, वो भी चावल के ही थे, जिसमें आपका ओस था, अमन था, बोरो था। ठीक है, तो ये चावल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने करी कि किन किन क्षेत्रों में इसे साल भर उगाया जाता है, वहां इसके क्या क्या नाम हैं, देश में सबसे ज्यादा क्षेत्र में इसी को उगाया जाता है, कौन सा राज्य नंबर 1 पर है और कौन सा प्रति हेक्टेयर में नंबर 1 है, उन सबको हमने देखा। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं चावल से जुड़े हुए, अब उनको भी यहां पर नोट कर लेते हैं। सबसे पहला है डपोक विधि। देखिए, डपोक विधि चावल के उत्पादन से संबंधित है और इस विधि का इस्तेमाल चावल उत्पादन में जापान और फिलीपींस जैसे देश करते हैं। क्वेश्चन आएगा, किन देशों में डपोक विधि के द्वारा चावल का उत्पादन होता है? दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिलीपींस और जापान में प्रयोग की जाने वाली डपोक विधि किसके उत्पादन से संबंधित है? यह सिंपल क्वेश्चन दे देगा, डपोक विधि किससे जुड़ी है? आप कहेंगे चावल उत्पादन से। ठीक है, दूसरा, चावल के उत्पादन में भारत दूसरे और निर्यात में शीर्ष पर आता है। चावल उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 पे चाइना है, चाइना के बाद हम आते हैं, लेकिन निर्यात में नंबर 1 पे भारत है। ठीक है, भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति जया थी। अभी हमने ऊपर देखी थी ना विभिन्न विभिन्न प्रजातियां, तो पहली विकसित धान की जो प्रजाति थी वो कौन थी? उसका नाम था जया। ठीक है, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान आपके कटक में स्थित है, यानी उड़ीसा में आपके पड़ता है। ठीक है, जो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान है या केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। खैरा धान में लगने वाला एक प्रमुख रोग है। ये क्वेश्चन भी आता है, खैरा रोग किससे संबंधित है? धान की खेती से, चावल की खेती से संबंधित है। पॉलिश किए हुए चावल के ऊपरी परत में विटामिन B1 का अभाव होता है तथा चावल को धोने से भी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। अब देखिए, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। पहला, जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं उनमें किस विटामिन की कमी होती है? B1 की कमी होती है। और जो धुले हुए चावल होते हैं, चावल को धोने से भी कौन से विटामिन का वहां पर नुकसान होता है? विटामिन B1 का नुकसान हो जाता है, यानी चावल में से B1 हट जाता है। तो पॉलिश करने से और धोने से चावलों को क्या नुकसान होगा? उनमें से विटामिन B1 यहां पर चला जाता है। ये वो क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है। और लास्ट में चावल से जुड़ा एक और इंपॉर्टेंट तथ्य, गोल्डन राइस विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है। गोल्डन राइस भी एक चावल की ही महत्वपूर्ण किस्म है। क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो गोल्डन राइस है किस विटामिन का प्रचुर स्रोत माना जाता है? तो गोल्डन राइस को विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। बस आपने गोल्डन राइस को लेकर विटामिन ए यहां पर याद करना है। ठीक है,
तो ये हमने चावल के बारे में बात करी, चावल किस प्रकार की फसल है, कहां कहां इसको उगाया जाता है। दो इंपॉर्टेंट क्षेत्र हमने देखे जहां पर पूरे साल भर ये उगाई जाती है, चाहे खरीफ का मौसम हो चाहे रबी का मौसम हो। फिर वहां पर उसके अलग अलग हमने प्रकार देखे फसलों के, कि शरद काल में जो होती है उसे ओस कहते हैं, शीतकाल में जो होती है उसे अमन कहते हैं, ग्रीष्म काल में जो फसल होती है उसे बोरो कहा जाता है। फिर हमने चावल से संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों को यहां पर कवर किया। नोट्स मैंने यहां पर बिल्कुल टू द पॉइंट्स बनाए हैं, जिससे आप एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर पाएं और कृषि वाला जो आपका टॉपिक है उसको और ज्यादा मजबूती से कवर कर पाएं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही जो प्रमुख फसलें हैं, चावल को हमने देख लिया, अब हम गेहूं की फसल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद ऐसे ही भारत के प्रमुख मसालों को देखेंगे, फिर प्रमुख कृषि संगठन को देखेंगे और लास्ट में इंपॉर्टेंट तथ्यों को यहां पर कवर करेंगे। यह हमारी कृषि का पहला पार्ट होगा। सेकंड वीडियो कृषि का हमारा कल आएगा, जिसमें हम भारत में जो विभिन्न क्रांतियां हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे, हरित क्रांति के बारे में, श्वेत क्रांति के बारे में, कौन सी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अलग अलग प्रकार की खेती होती है, जिसमें आपकी स्थानांतरित कृषि आती है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आती है, विस्तृत कृषि आती है, उनको भी हम उसी वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो में इसी प्रकार फसलों को देखेंगे, ठीक है। चलिए अब कवर करेंगे सेकंड फसल को, जो है आपकी गेहूं। गेहूं एक रबी की फसल है। गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम स्टाइवम है, इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत के कुल कृषि योग्य भूमि में धान के बाद दूसरी मुख्य फसल है गेहूं। यानी जो भारत में पूरा कृषि योग्य भूमि है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? धान, चावल उगाया जाता है, और दूसरे नंबर पे आता है आपका गेहूं, ठीक है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अगले वीडियो में हरित क्रांति के बारे में डिटेल में बात करेंगे तब इसको और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आपने सिर्फ इतना याद करना है, जब हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किसके उत्पादन पर पड़ा? दालों के उत्पादन पे, मोटे अनाज के उत्पादन पे, चावल के उत्पादन पे, या गेहूं के उत्पादन में? तो दो बातें आपने ध्यान रखनी है। या तो आपको विकल्प में दिया जाएगा खाद्यान्नों के उत्पादन में, तो आप अगर खाद्यान्न दिया है तो खाद्यान्न को टिक करेंगे, या फिर आपको और पर्टिकुलर दिया जाएगा गेहूं के उत्पादन में। खाद्यान्नों में भी कौन? गेहूं के उत्पादन में। तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था? गेहूं के उत्पादन में पड़ा था, ठीक है। भारत में गेहूं उत्पादक राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब गेहूं उत्पादन राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। जैसे चावल सबसे ज्यादा बंगाल में हो रहा था, उसी प्रकार गेहूं सबसे ज्यादा आपके यूपी के अंदर होता है। गेहूं के उत्पादन में भी भारत दूसरे नंबर पे आता है। जैसे चावल उत्पादन में दूसरे नंबर पे है चाइना के बाद, गेहूं के उत्पादन में भी भारत दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। गेहूं की प्रमुख किस्मों की अगर हम बात करें तो कल्याणी, सोना, सोनालिका, राज 3077, अर्जुन, ये सारी किसकी किस्में हैं? ये सभी की सभी गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, ठीक है। अगला है मोटे अनाज। मोटे अनाज को लेकर भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख मोटे अनाज हैं। मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की प्रचुरता यहां पर होती है। तो कौन कौन से आते हैं मोटे अनाज के अंतर्गत? ज्वार, बाजरा, रागी, ये तीन प्रमुख हैं। भारत में वर्ष 2018 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया गया था। भारत सरकार ने 2018 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था, और भारत सरकार के प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय यहां पर लिया है। तो भारत में कब मनाया गया? 2018 में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को घोषित किया है मोटे अनाज का वर्ष? 2023 को। दोनों आपने याद करने हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहली कौन है? चावल। दूसरी कौन है? गेहूं। तीसरे में आपका एक मोटा अनाज आता है जिसका नाम है ज्वार। हम मोटे अनाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो ज्वार प्रमुख मोटा अनाज है और यह देश की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है, ठीक है। इस फसल का उत्पादन वर्षा पर निर्भर करता है। जो ज्वार है ये बारिश पर डिपेंड करता है, और भारत में सबसे ज्यादा ज्वार का जो उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। तो भारत की तीन प्रमुख फसलों को हमने देखा। चावल सबसे ज्यादा बंगाल में, गेहूं सबसे ज्यादा यूपी में, और ज्वार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, ठीक है।
मोटे अनाज में 3 प्रमुख फसलें हैं, ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार भारत की तीसरी प्रमुख फसल है, बारिश पर डिपेंड होती है और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इसका उत्पादन होता है। अगली जो मोटा अनाज है वो है बाजरा। बाजरा अफ्रीकी मूल का पौधा है। यह क्वेश्चन भी पेपर में आता है। अभी हम आगे जब मसालों की बात करेंगे तो क्वेश्चन आता है जो मसाला है दालचीनी किस देश में शुरू हुआ, तो आप कहते हैं श्रीलंका, पेपर में आ चुका है। इसी प्रकार जो बाजरा है यह अफ्रीकी मूल का पौधा है। ठीक है, यह मुख्यतः खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। दक्षिण भारत में इसे खरीफ और रबी दोनों फसल ऋतुओं में उगाया जाता है। जो बाजरा है आपका, माना इसे खरीफ की फसल जाता है, प्रॉपर ये खरीफ की फसल मानी जाती है, लेकिन साउथ इंडिया में इसे दोनों ऋतुओं में उगाया जाता है, खरीफ की फसल के साथ भी और रबी की फसल के साथ भी। ठीक है, प्रमुख उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें बाजरा की तो इसमें आपका राजस्थान, यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र शामिल हैं। मोटे अनाज में जो नंबर 1 पे आता है उत्पादक राज्य के रूप में वो राजस्थान है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन भी आपके यहीं पर होता है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट फसल है मक्का। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, लेकिन यह खरीफ, रबी और जायद तीनों फसल ऋतुओं में उगाया जाता है। ठीक है, जो मक्का है इसे भी खरीफ की फसल माना जाता है, लेकिन ये तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। जैसे बाजरा आपके अफ्रीकी मूल का था, उसी प्रकार मक्का अमेरिकी मूल का पौधा है। इसे भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तो मक्का भारत में कहां से आया है? अमेरिका से आया है। कौन लाया है? पुर्तगाली इसको लाए थे। प्रमुख उत्पादक राज्य की बात करें मक्का की तो भारत में मक्का उत्पादन में नंबर 1 पे कर्नाटक आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन मक्के का कहां होता है? कर्नाटक में होता है। खाद्यान्नों में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लगभग 80% मक्का में पाया जाता है। अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए इनमें से किस फसल में या इनमें से किस में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा होता है, तो आप कहेंगे मक्का में होता है 80%। मक्का के प्रोटीन को जेन कहा जाता है। इस चीज को भी ध्यान रखना कि जेन क्या होता है। मक्का में जो प्रोटीन पाया जाता है उसी को जेन कहते हैं। इसकी कुछ प्रमुख किस्में हैं, जैसे गंगा 5, डेक्कन 101, गंगा 11, ये तीनों के तीनों क्या हैं? मक्का की प्रमुख किस्में हैं। ठीक है, इसके बाद अगली फसल है जौ। जौ एक शीतोष्ण कटिबंधीय एवं रबी की फसल है, यानी इसे रबी की फसल के अंतर्गत माना जाता है। जौ की गणना मोटे अनाज में की जाती है। जौ का उत्पादन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही किया जा रहा है। इस क्वेश्चन को आपने ध्यान रखना है। जौ का उत्पादन सबसे पहले किसनों ने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। और ये किसकी फसल है? रबी की फसल है। प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, तो जौ के बारे में आपके सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। पहला ये रबी की फसल है और दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसके प्रमाण देखने को मिले हैं। ठीक है, अगली है दलहन फसलें। दलहन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो दालें आती हैं वो इसमें शामिल हैं। दलहन में आपकी अरहर, चना, मूंग, मसूर, मटर, उड़द, खेसारी इन सभी को शामिल किया जाता है। जो दलहन फसलें होती हैं इनके उत्पादन के लिए कम नमी की आवश्यकता होती है, अर्थात इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। शुष्क परिस्थिति यानी सूखे क्षेत्रों में भी इनको उगाया जा सकता है। ठीक है, जो दलहन होते हैं। दलहन के उत्पादन में कैसी आवश्यकता है? कम नमी की आवश्यकता है। जो दलहन फसलें होती हैं नाइट्रोजन स्थितीकरण और मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सहायक होती हैं और प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जो दालें होती हैं, दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का काफी इंपॉर्टेंट स्रोत होती हैं आपकी दालें। और नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन जो पौधे होते हैं वो उस नाइट्रोजन को उसी रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। तो पौधे क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थितीकरण का काम करते हैं, यानी उस नाइट्रोजन को अपने लिए लेने लायक कन्वर्ट करते हैं। और यह काम सबसे अच्छा कौन सी फसलें के द्वारा किया जाता है? दालों की फसलों के द्वारा, दलहनी फसलों के द्वारा किया जाता है। दलहनी फसलों के द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है मिट्टी के द्वारा पौधों के लिए, उसको और तेज करने में और अच्छे से करने में यह मदद करता है और साथ में उसकी उर्वरता को बनाए रखने में भी दलहनी फसलें सहायक होती हैं। क्वेश्चन आता है नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए कौन सी फसलें उपयुक्त होती हैं, या आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से किसकी खेती नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सबसे उपयुक्त है। या तो विकल्प में आपको दलहन देगा या दाल का कोई नाम दे देगा, अरहर दे देगा, उड़द दे देगा, मूंग दे देगा।
कोई भी दाल या दलहनी फसल आपको दिख जाए, सीधा आपने उस पर टिक करना है। ठीक है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक राष्ट्र है। यानी सबसे ज्यादा दालों का उत्पादन भी भारत में होता है, सबसे ज्यादा उपभोग भी भारत में होता है और सबसे ज्यादा आयात भी भारत करता है दालों का। ठीक है। भारत में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार के मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। यानी दलहनी फसलें भारत में ज्यादातर आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ की जाती हैं। ठीक है। इसके बाद है तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें मुख्यतः रबी और खरीफ दोनों मौसमों की फसल है। इसके अंतर्गत सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, नारियल, मूंगफली, अलसी, तिल आदि को यहां पर शामिल किया जाता है। देश की तिलहन की फसलों में सबसे प्रमुख मूंगफली यहां पर शामिल है। ठीक है। तो तिलहनी फसलों में ये फसलें हैं और इनमें भी सबसे प्रमुख कौन है? मूंगफली है। मूंगफली की कृषि के लिए 30 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और 15 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें मूंगफली के लिए तो गुजरात, आंध्र, राजस्थान, तमिलनाडु मूंगफली के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। ठीक है। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तो सबसे ज्यादा दलहन भी भारत में होता है, तिलहन भी भारत में होता है। अगली है चाय। चाय चीनी मूल का पौधा है और भारत में इसका रोपण अंग्रेजों ने आरंभ किया था। यानी चाय कहां की खेती है, कहां का पौधा माना जाता है चाय को? चाइना का माना जाता है। भारत में इसकी खेती किसने शुरू करी थी? भारत में इसकी खेती अंग्रेजों ने शुरू करी थी। चाय एक प्रकार की रोपड़ या बागानी फसल का उदाहरण है। ठीक है। चाय जो है आपकी किस फसल का उदाहरण है? बागानी फसलें। चाय की फसल को उगाने हेतु वर्ष भर उष्णाद्र और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी उष्ण आर्द्र जलवायु हो और पाला रहित हो, यानी ओस वहां पर ना पड़े, ऐसे क्षेत्रों में चाय की फसल उगाई जाती है। चाय की दो किस्में भारत में उगाई जाती हैं। एक है बोहिया या जिसे चीनी किस्म कहते हैं और दूसरी है असामिका जिसे असमी चिन कहते हैं। तो दो प्रमुख किस्में हैं भारत में चाय की जिनको उगाया जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे दे सकता है? ये क्वेश्चन वैसे ही दे सकता है जैसे चावल वाला आया था कि ओस, बोरो, अमन क्या है? चावल की विभिन्न विभिन्न फसलें हैं। आपको दे देगा बताइए बोहिया क्या है? तो यह चाय की विभिन्न किस्में हैं। ठीक है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, बंगाल, तमिलनाडु की नीलगिरी की पहाड़ियां और केरल प्रमुख है। तो चाय की खेती प्रमुखतः कहां कहां होती है? बंगाल में होती है, असम में होती है, तमिलनाडु, केरल यहां पर होती है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट नोट याद करेंगे, भारतीय चाय बोर्ड कहां है? तो भारतीय चाय बोर्ड आपके कोलकाता में स्थित है। अभी आगे हम सभी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करेंगे। अगली प्रमुख फसल है कपास। भारत के उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी क्षेत्र कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यानी जो गुजरात, महाराष्ट्र वाला इलाका है ये कपास के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं। कपास भारत का देशज पौधा है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। यानी कपास की खेती सबसे पहले किसने शुरू करी थी? भारतीयों ने शुरू करी थी। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, जब हमने मृदा वाले चैप्टर को कवर किया था उसमें भी देखा था कि काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है कपास के उत्पादन के लिए। कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। जो कपास हमें प्राप्त होता है वो बीज से प्राप्त होता है और कपास को सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है इनमें से किस फसल को व्हाइट गोल्ड कहते हैं? कपास को कहा जाता है। ठीक है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई तथा खिली धूप की आवश्यकता होती है। इतना डिटेल में आपसे नहीं जाता है। विश्व में कपास का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो कपास का ज्ञान भारत में प्राचीन काल से है। कपास की खेती भारत में सबसे पहले शुरू हुई और सबसे ज्यादा उत्पादन भी भारत में होता है। कपास को सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। ठीक है। अगली प्रमुख फसल है गन्ना। गन्ना एक उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ना एक नगदी फसल है। यह सर्वाधिक सिंचित फसल है, यानी सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है गन्ने को। ठीक है। प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु ये आपके प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज्यादा गन्ना यूपी में होता है। ठीक है। गन्ना पूरे वर्ष की फसल है, यानी हर पूरे साल इसको उगाया जाता है। भारत में गन्ने के प्रजनन के लिए 1912 में गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना
तमिलनाडु में करी गई थी। तो गन्ना प्रजनन संस्थान कहां स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगली प्रमुख फसल है कहवा। कॉफी का प्रवर्धन कहवा के बीजों के द्वारा होता है, यानी जो हमें कॉफी प्राप्त होती है कहवा के बीजों से प्राप्त होती है। भारत में कहवा की उत्पादन की शुरुआत बाबा बुदान की पहाड़ियों से हुआ है। जो बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं आपकी कर्नाटक में पड़ती है और यहीं से शुरुआत मानी जाती है भारत में कहवा की। वर्तमान में कहवा का उत्पादन नीलगिरी की पहाड़ियां, केरल, तमिलनाडु यहां पर किया जाता है। तो कहवा इसी से हमें कॉफी प्राप्त होता है और इसकी शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियां जो कर्नाटक में है वहां से मानी जाती हैं। वर्तमान में दक्षिण के जो 3 प्रमुख राज्य हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहां पर कहवा का उत्पादन होता है। ठीक है। विश्व के लगभग 3.14% कहवा का उत्पादन भारत में होता है। ठीक है। भारत में कहवा की 2 किस्में अरेबिका और रोबस्टा उगाई जाती है। जैसे चाय की हमने किस्में देखी थी, उसी प्रकार कॉफी की जो कहवा की 2 किस्में हैं अरेबिका और रोबस्टा, ये होती हैं भारत में। इनमें से भी सबसे ज्यादा भारत में रोबस्टा किस्म यहां पर उत्पादित की जाती है। तो क्वेश्चन आएगा अरेबिका रोबस्टा क्या है? तो यह आपकी कहवा की किस्में हैं और इनमें से भी सबसे ज्यादा भारत में कौन सी उगाई जाती है? रोबस्टा किस्म को उगाया जाता है। कॉफी बोर्ड भारत के बेंगलुरु में स्थित है। जैसे चाय बोर्ड आपके कोलकाता में है, उसी प्रकार कॉफी बोर्ड आपके बेंगलुरु के अंदर स्थित है। ठीक है। भारत विश्व में कॉफी का 6वां सबसे बड़ा उत्पादक है और 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यानी उत्पादन के मामले में भारत 6ठे नंबर पर है और निर्यात के मामले में भारत 5वें नंबर पर आता है, अगर हम कॉफी की बात यहां पर करें। इसके बाद अंतिम प्रमुख फसल है जूट। जूट को भारत का स्वर्णिम तंतु यानी गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो व्हाइट गोल्ड कपास को कहते हैं और गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। इन दोनों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है। जूट को लेकर सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है? जूट को कहते हैं। ठीक है। जूट आपके ज्यादातर बंगाल में होता है, बिहार में होता है, असम में होता है। तो ये हमने भारत की प्रमुख फसलों के बारे में बात करी। हमने चावल के बारे में बात करी, उससे जुड़े तथ्यों को देखा, गेहूं के बारे में बात करी। इसके अलावा मोटे अनाज में हमने बाजरा, ज्वार, इनके बारे में देखा। गन्ना के बारे में हमने बात करी। कॉफी, चाय, दलहन, तिलहन, जूट, कपास, इन सबको हमने यहां पर एक एक करके कवर किया। किस फसल से क्या क्वेश्चन आते थे वो सभी हमने टू द पॉइंट्स नोट्स के माध्यम से जाने। अब बात करेंगे प्रमुख मसालों के बारे में। 6 प्रमुख मसाले हैं जिनको लेकर क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। भारत को मसालों की धरती माना जाता है। मसालों के मामले में उत्पादन में, उपभोक्ता में, निर्यात में भारत नंबर 1 पे आता है। तो भारत विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता है और सबसे बड़ा निर्यातक भी है। इसीलिए भारत को मसालों की धरती माना जाता है। और भारत के अंदर स्पाइस गार्डन किसको कहा जाता है? मसालों का बगीचा, वो कहा जाता है केरल को। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मसालों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आता है इलायची। इलायची उत्पादन में भारत ग्वाटेमाला के बाद दूसरे स्थान पर है। तो इलायची के उत्पादन में भारत कौन से नंबर पे आता है? भारत दूसरे नंबर पे आता है। मुख्यतः पश्चिमी घाट के क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है। इलायची ज्यादातर आपके पश्चिमी घाट में और दक्षिण के राज्यों में उगाई जाती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इलायची के प्रमुख उत्पादन करने वाले राज्य हैं। ठीक है। तो इलायची को लेकर आपने यहां पर याद करना है। ठीक है। इलायची भी भारत में 2 प्रकार की पाई जाती है, एक छोटी इलायची और बड़ी इलायची। क्वेश्चन आता है छोटी इलायची के उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा छोटी इलायची का उत्पादन होता है? तो अगर छोटी इलायची पूछेगा तो आप केरल का आंसर करेंगे और अगर बड़ी इलायची के बारे में पूछेगा तो आप सिक्किम का नाम यहां पर बताएंगे। इस पॉइंट को भी यहीं पर नोट कर लेना। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट मसाला है लाल मिर्च। लाल मिर्च को वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण मसालों में शुमार किया जाता है और लाल मिर्च को अद्भुत मसाले के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सीधा क्वेश्चन आएगा, इनमें से किस मसाले को अद्भुत मसाला कहते हैं या अद्भुत मसाला के नाम से जाना जाता है? लाल मिर्च। इसके कुल वैश्विक उत्पादन का लगभग आधा भाग भारत में उपजाया जाता है। यानी लाल मिर्च के मामले में भारत नंबर 1 पे आता है। 50% के करीब भारत में उगाई जाती है। ठीक है। अगर हम इसके उत्पादक राज्यों की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटका, बंगाल इसमें शामिल हैं। अगला है लौंग। लौंग जो मसाला है यह मूल रूप से इंडोनेशियाई में उत्पादित मसाला है।
यानी ये कहाँ का है, यह इंडोनेशिया का मसाला है। हालांकि अब लौंग जो है भारत में भी उगाया जाता है, श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, मेडागास्कर, इन सारे देशों में उगाया जाता है, लेकिन मूल रूप से कहाँ का है लौंग मसाला, इंडोनेशिया का है। भारत में केरल और तमिलनाडु इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अगली है काली मिर्च। काली मिर्च को मूलतः पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से उद्भूत माना जाता है, यानी काली मिर्च का उत्पादन सबसे पहले भारत में हुआ पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से। भारत में केरल काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो काली मिर्च का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, भारत में केरल में होता है। ठीक है, अगली है हल्दी। हल्दी मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिण पूर्व एशिया का पौधा है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में ही सबसे पहले उगाई गई। यह उष्णकटिबंधीय फसल है। इसे लाल मृदा वाले वर्षा सिंचित एवं सिंचाई वाले क्षेत्रों में उपजाया जाता है, यानी ऐसे क्षेत्रों में जहां पर सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो वहीं पर उगाई जाती है आपकी हल्दी। प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इसमें शामिल हैं। और अंतिम प्रमुख मसाला है आपका दालचीनी। इसकी उत्पत्ति श्रीलंका से मानी जाती है। जैसा मैंने ऊपर कहा था, दालचीनी मुख्यतः कहां की है, श्रीलंका से इसका उद्भव माना जाता है। भारत में नीलगिरी और मालाबार पहाड़ी क्षेत्रों में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी तमिलनाडु और केरल के इलाके में ज्यादा उगाई जाती है भारत में दालचीनी। ठीक है, तो ये हमने प्रमुख फसलों को देखा और फिर हमने प्रमुख मसालों को देखा भारत के अंदर होने वाले, और उनसे जुड़े हुए क्या क्या फैक्ट्स थे उनको भी हमने साथ में कवर किया। अब कुछ प्रमुख कृषि संस्थान हैं, उनको हम यहां पर देखेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है कौन सा कृषि संस्थान किस देश में है, किस राज्य के अंदर है, कहां स्थित है, वो सारी बातें। चलिए अब इनको देखते हैं। सबसे पहला है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां है, ये आपके कानपुर के अंदर स्थित है। संस्थानों को लेकर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो इनको साथ साथ में नोट करते हुए चलें, जो संस्थान या संगठन आपको याद नहीं है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां है, कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र ये कहां है, ये भी आपके नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सिंपल भाषा में नाबार्ड यहां पर लिखा गया है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र ये कहां है, तो अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं वृद्धि केंद्र आपके मैक्सिको में आता है। ठीक है, राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड कहां है, तो ये आपके तेलंगाना के हैदराबाद में आता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड है। कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड हैं, जैसे ये वाला बोर्ड है तो इसकी स्थापना भी याद कर लीजिए, साथ ही में लिख लीजिए 2006 में इसे स्थापित किया गया था। अगला है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपके कटक में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह आपके मनीला में है। तो राष्ट्रीय वाला कटक उड़ीसा में है, अंतर्राष्ट्रीय वाला मनीला फिलीपींस में आता है। भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसे आपके गुजरात के आनंद में स्थापित किया गया है। जो आपका राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है कहां है, आनंद के अंदर है, गुजरात में। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना होती है। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहां है, तो ये आपके हरियाणा के करनाल में है। ये कौन है आपका, यह है भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। यह है डेयरी अनुसंधान संस्थान, यह हरियाणा में है, डेयरी विकास बोर्ड आनंद में है। ठीक है, अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपके नई दिल्ली में आता है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान ये आपके हरियाणा के फरीदाबाद में आता है। टिड्डी चेतावनी संगठन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय ये आपके फरीदाबाद में आता है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कई बार पेपर में आया है, हैदराबाद में स्थित है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये आपके जयपुर में आता है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में है, उत्तराखंड में। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां है, अभी हमने जो ऊपर देखा यह था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। अब है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यह आपके पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार में। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। सभी जो प्रमुख कृषि संस्थान हैं आपको एक जगह पर मिल जाएंगे, 1 से 2 बार आप इनको पढ़ेंगे, आपको संगठन, संस्थान, इनके हेडक्वार्टर लोकेशन याद हो जाएगी।
राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपके कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान बहुत बार पेपर में आया है, शिमला में स्थित है। और केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र ये आपके पूना के अंदर स्थित है। ये कुछ प्रमुख यहाँ पर कृषि संस्थान संगठन जिनको हमने देखा। कुछ प्रमुख यहाँ पर बोर्ड हैं, कॉफी बोर्ड, कृषि बोर्ड हैं, उनको यहाँ पर देखते हैं। कॉफी बोर्ड की बात करें तो कॉफी बोर्ड हमने ऊपर देखा था बेंगलुरु में है, कर्नाटक के अंदर। रबर बोर्ड आपके कोट्टायम केरल में आता है। चाय बोर्ड कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड आपके कोच्चि केरल में है। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री बोर्ड आपके दिल्ली में है। और भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में आता है। तो कृषि संस्थान देखें और प्रमुख बोर्डों को हमने कवर किया। क्वेश्चन आता है भारतीय कॉफी बोर्ड कहाँ है, भारतीय रबर बोर्ड, भारतीय चाय बोर्ड, भारतीय तंबाकू बोर्ड, इनकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने प्रमुख बोर्डों के बारे में बात करी और ऊपर हमने प्रमुख फसलों को देखा। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं कृषि को लेकर के, अब इनको यहां पर कवर करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत को कुल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। क्वेश्चन आता है सीधा, भारत को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन यानी कृषि जलवायुयुक्त प्रदेशों में बांटा गया है? तो भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। ठीक है, दूसरा, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों की संख्या 20 है। तो भारत को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। और अगर हम एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों की बात करें तो वो आपके 20 आते हैं। दोनों नंबर आपको याद करने हैं। देश में पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया था। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, 1960 में बना था उत्तराखंड के पंतनगर में। ठीक है, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक एस रंधावा के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देख रहे हैं और बिल्कुल मैंने नंबरिंग के हिसाब से यहां पर फैक्ट्स को डाला है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो चौथा इंपॉर्टेंट तथ्य यह कहता है कि एक काफी फेमस किताब है जिसका नाम है भारतीय कृषि का इतिहास, और इस किताब को एस रंधावा ने लिखा है। अगला है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि से संबंधित एक काफी इंपॉर्टेंट योजना है। तो इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 13 जनवरी 2016। अगला है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय किससे है? तो कृषि में युग्म पैदावार का मतलब होता है विभिन्न मौसमों में 2 फसलें उगाना, यानी एक साथ 2 फसल उगाना, यह कहलाता है युग्म पैदावार। ठीक है, भारत में संकार्य यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। क्वेश्चन आएगा, भारत में सबसे ज्यादा चालू जोत कहां है? राजस्थान में है। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है, और अगर राज्य के लिए पूछेगा कि धान का कटोरा या चावल का कटोरा किसको कहते हैं, तब आप छत्तीसगढ़ का नाम लेंगे। भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो किस मसाले को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना काली मिर्च को कहा जाता है। ठीक है, जैसे सफेद सोना कपास को कह रहे थे, गोल्डन फाइबर जूट को कह रहे थे, काला सोना काली मिर्च को कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? कुल खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पे आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर नाम लेकर गेहूं उत्पादन में बताइए तो उत्तर प्रदेश, चावल में बंगाल, गन्ना में उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर कुल खाद्यान्न पूछेगा तो भी नंबर 1 पे कौन आएगा? उत्तर प्रदेश। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? खाद्यान्न में सबसे ज्यादा कौन है? उत्तर प्रदेश। दलहनी फसलों की बात करें, दालों की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश पहले पे आता है। ठीक है, तिलहन में भी मध्य प्रदेश पहले पे आता है और मोटे अनाज में राजस्थान पहले पे आता है। तो कुल खाद्यान्न में यूपी, दलहन तिलहन में एमपी, मोटे अनाज में राजस्थान। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य भारत का असम है। ठीक है, अगर कॉफी की बात करेगा, कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है। ठीक है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दलहन तिलहन दोनों में कौन आएगा? मध्य प्रदेश। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो भारत में जूट सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, जो जूट कृषि अनुसंधान संस्थान है वो भी आपके बंगाल के अंदर स्थित है।
भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य, तो जूट सबसे ज्यादा बंगाल में होता है, कपास सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। किन दो फसलों के उत्पादन में यूपी पहला स्थान रखता है? तो गेहूं और गन्ना दोनों को हमने देखा था, इसमें नंबर 1 पे कौन आता है? उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में है, और जो गन्ना प्रजनन केंद्र है हमने ऊपर देखा था तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो इन संस्थानों को भी याद कर लीजिए, और ये जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं इनको भी यहीं पर याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने भारतीय कृषि के बारे में बात करी। ऋतुओं के आधार पे 3 वर्गों में बांटा गया, उनको देखा, उनमें कौन कौन सी फसल है, कब उनकी बुआई होती है, कब कटाई होती है, उसको हमने यहां पर कवर किया। उसके बाद हमने भारत के प्रमुख फसलों के बारे में बात करी, खाद्यान्न के बारे में बात करी, एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट तथ्यों को देखा। फिर प्रमुख मसालों की हमने बात करी। उसके बाद कृषि से संबंधित जो प्रमुख आपके संस्थान संगठन हैं उनको कवर किया। उसके बाद फिर हमने प्रमुख जो कृषि बोर्ड थे उनको देखा, और फिर इंपॉर्टेंट तथ्यों में जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उनको भी हम कवर कर गए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।